हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि इस समय जो है आपका एग्ज़ाम आने वाला है। जैसे जैसे आप लोग सभी की परीक्षा का डेट आ रहा है, आप लोगों की धड़कनें तेज़ होती चली जा रही होगी कि ये बहुत कम समय बचा, तो इसलिए आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट यानी कि समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूँ। आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएँ जो भी यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, केवीएस, एनबीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी पीजीटी या एमपी से हैं, दिल्ली से हैं, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा या यूपीएससी, यूपीपीएससी, किसी भी ऐसे परीक्षा की, किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से यानी समाजशास्त्र विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस हर एक परीक्षा के लिए, उस हर एक एग्ज़ाम के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखा कीजिए और इस क्लास का फ़ायदा उठाया कीजिए, ठीक है। क्योंकि इस क्लास से आने वाले परीक्षाओं में आपको काफ़ी बेनिफिट प्राप्त होगा, काफ़ी लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये क्लास ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि ये क्लास सोशियोलॉजी का आप लोगों की सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप सब मुझे पहचान गए होंगे। मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आइए देखते हैं आज आप सभी के लिए क्लास में क्या है, जो है कैसे प्रश्न हैं, किस टाइप के प्रश्न हैं जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं। ये देखिए, मैं आप सभी के लिए जो क्लास लेकर आता हूँ सोशियोलॉजी, पूरा एकदम इंडिकेटर कर देता हूँ। ये टोटल मतलब किस एग्ज़ाम के लिए है, किस लिए नहीं है, और इसमें से कुछ सभी चीज़ तो लिखे तो जा नहीं सकते कि आप लोगों को, लेकिन आप लोग जो सोशियोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो काफ़ी अनुभवी हैं, ऐसा तो है नहीं। तो आइए देखते हैं आज आप लोगों के लिए प्रश्न उत्तर नंबर 1 क्या कह रहा है। ये हर एक प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग उम्मीद करता हूँ कापी पेन लेके बैठ गए होंगे और क्लास शुरू करने से पहले क्लास को शेयर कर दिए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे जो लोग नए हैं, और आप लोग शेयर कर देंगे क्लास, तो इससे क्या है ना, आप जैसे और मित्रों को इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट प्राप्त हो सकेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको शेयर कर दीजिए और देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है आपका। आइए प्रश्न नंबर 1, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप सभी का जिसका भी यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम लगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, खासकर वो प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हमारे ज़रूर ध्यान दें इस क्लास को। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है आपका, मानव मानदंडों का निर्माण करने वाला प्राणी है। क्या कह रहा है, मैन इज ए नॉर्म मेकिंग एनिमल, यानी कि मानव मानदंडों का निर्माण करने वाला प्राणी है। कह रहा है यह कथन किस विद्वान द्वारा कहा गया है, ठीक है। ये जो कथन है मानव मानदंडों का निर्माण करने वाला प्राणी है, किस विद्वान द्वारा यानी किस समाजशास्त्री द्वारा ये कहा गया है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी कह रहा है मैरिल, ऑप्शन सी कह रहा है किम्बालियंग, ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, क्योंकि ये आपके जो है सिलेबस से, देखिए सभी जितने भी थिंकर हैं सब आपके सिलेबस से लिए गए हैं, ठीक है, ना कि इधर उधर। तो आप लोग ध्यान दीजिए और आंसर दीजिए इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग नोट करते हुए चलिए, ऑप्शन बी आपके मैरिल महोदय हैं, ठीक है। इसका आंसर इन्होंने कहा मानव मानदंडों का निर्माण करने वाला प्राणी है, मैन इज ए नॉर्म मेकिंग एनिमल, ठीक है आपके। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2। ये प्रश्न नंबर 2 आप लोग ध्यान दीजिए। ये प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, ये प्रश्न नंबर 2 कह रहा है आपका सामाजिक प्रतिमान। ये जो सामाजिक प्रतिमान है, इस शब्द का समाजशास्त्र में किस विषय से लिया गया है। यही कह रहा कि सामाजिक प्रतिमान शब्द समाजशास्त्र में किस विषय से लिया गया है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है दर्शन शास्त्र, ऑप्शन बी कह रहा है राजनीति शास्त्र, ऑप्शन सी कह रहा है मानव शास्त्र, ऑप्शन डी कह रहा है स्ट्रैटेजिक से, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट हैं। तो समाजशास्त्र जो है, सामाजिक प्रतिमान शब्द समाजशास्त्र में आप सभी को पता होना चाहिए दर्शन शास्त्र से लिया गया है, तो इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, दर्शन शास्त्र।
क्योंकि ये प्रश्न आप लोग गलत मत कीजिएगा, ऐसे प्रश्न ये सब इजी प्रश्न में आते हैं, इसलिए आप लोगों को ये प्रश्न रिपीटेड हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का ऐसे प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में गलती ना हो। ठीक है, आप लोग दोहराए रहेंगे तो ठीक है रहेगा, गलत नहीं होगा आप लोगों का, इसलिए ऐसे प्रश्नों को मैं देखिए रिपीट कर दे रहा हूँ। तो ये दर्शन शास्त्र से लिया गया है, इसको भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है, प्रत्येक समाज में प्रतिमान के तहत 2 प्रकार की सामाजिक व्यवस्था आदर्शात्मक और यथार्थ व्यवस्था पाई जाती है, यह अवधारणा किसकी है। यही कह रहा है कि प्रत्येक समाज में प्रतिमान के तहत 2 प्रकार की सामाजिक व्यवस्था आदर्शात्मक और यथार्थ व्यवस्था पाई जाती है, यह अवधारणा किसकी है, यानी कि किस समाजशास्त्री की ये अवधारणा है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी कह रहा है मैक्स मूलर, ऑप्शन सी कह रहा है किंग्सले डेविस, ऑप्शन डी कह रहा है जॉर्ज सिमेल महोदय। तो किसका हो जाएगा तो आप लोग बताइएगा। तो ये आपका आप सभी को पता है, मुझे पता है क्योंकि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं बराबर कंटिन्यू। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा किंग्सले, आपके ये किंग्सले डेविस महोदय हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि किंग्सले डेविस महोदय प्रत्येक समाज में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती है ये कहते हैं, जिसमें एक आदर्शात्मक व्यवस्था यानी कि नॉर्मेटिव जो है नॉर्मेटिव आर्डर बताते हैं, और दूसरा कहते हैं यथार्थ व्यवस्था यानी कि फंक्शनल आर्डर कहते हैं। तो आदर्शात्मक व्यवस्था जो ये बताते हैं, आदर्शात्मक व्यवस्था में क्या आता है, कहते हैं आदर्शात्मक व्यवस्था में जो है क्या होना चाहिए, ये इस चीज़ को बताते हैं। आदर्शात्मक व्यवस्था की जैसे समाज में सदस्यों से जो अपेक्षाएं रखी जाती है, जो अपेक्षाएं की जाती है समाज में, जो मानव हैं, जो मनुष्य जिनसे अपेक्षा किया जाता है, वे आदर्श व्यवस्था के रूप में जाने जाते हैं कि अब मतलब मनुष्य इस तरह का व्यवहार, इस तरह का कार्य करेगा, ये आदर्शात्मक व्यवस्था के तहत है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल जैसे हम लोग जाते हैं कहीं बाहर, तो स्टेशन पे मान लीजिए पहुँचे तो टिकट लेने के लिए, तो आप देखते होंगे कि स्टेशन पे जो है टिकट लेने के लिए लाइन लगी होती है। तो जो लाइन लगा के टिकट ले रहे हैं ये जो है आदर्शात्मक व्यवस्था के तहत आ गया। लेकिन उसी में कुछ लोग देखे होंगे दाएं बाएं से जाके टिकट लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो यथार्थ व्यवस्था के फंक्शनल आर्डर जिसको कहते हैं तहत आता है, यानी कि वो उनको आदर्शात्मक व्यवस्था से कोई मतलब नहीं, वो जो सोचते हैं हम दाएं बाएं टिकट ले लें, ठीक है, या तितर बितर होके इधर उधर से। तो ये जो है आपका यथार्थ व्यवस्था कह सकते हैं, और आदर्शात्मक व्यवस्था जो आप लाइन लगा के नियमबद्ध होके टिकट लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न नंबर 3 समझ गए होंगे आप सब क्या कहना चाह रहा है। आइए जो है आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि सामाजिक प्रतिमान एक क्या है, सामाजिक प्रतिमान एक प्रमापित कार्यप्रणाली का रूप है, वह कार्य संपन्न करने का तरीका है जो हमारे समाज में स्वीकृत है। ठीक है, ये कह रहा है आपका प्रश्न नंबर 4 कि ये किसने कहा है कि सामाजिक प्रतिमान एक प्रमापित कार्यप्रणाली का रूप है, वह कार्य संपन्न करने का तरीका है जो हमारे समाज में स्वीकृत है। तो ऑप्शन ए कह रहा वीर स्टीड महोदय, ऑप्शन बी कह रहा क्या हारालोम्बोस महोदय, ऑप्शन सी कह रहा किम्बालियंग, ऑप्शन डी कह रहा बुट्स महोदय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का, आप लोग बताइए जो है प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नोट करते हुए आप लोग चलिएगा, क्योंकि ये सब जो प्रश्न है ना, ये परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है या किसी एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, तो ये वीर स्टीड महोदय कहते हैं कि सामाजिक प्रतिमान एक प्रमापित कार्यप्रणाली का रूप है, वह कार्य संपन्न करने का तरीका है जो हमारे समाज में स्वीकृत है। ठीक है, ये वीर स्टीड महोदय कहते हैं। और आपके ये जो हारालम्बोस महोदय हैं, ये ऑप्शन बी, ठीक है ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन बी, ये क्या कहते हैं आपके, ये इंडिकेटर कर देता हूँ, ये ऑप्शन बी हारालम्बोस महोदय इसी से संबंधित बारे में कहते हैं कि प्रत्येक संस्कृति में
ऐसे निर्देश बड़ी संख्या में पाए जाते हैं जो विशिष्ट परिस्थितियों में व्यवहार को निर्देशित करते हैं। ऐसे निर्देशों को ही मानदंड कहते हैं। ये ठीक है। और आपके ये जो है क्या कहते हैं कि ये किम्बालेंग, जो किम्बालेंग महोदय, इसी से संबंधित इनकी जो अवधारणा है, ये कहते हैं कि सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिएगा। आप सारे राइटर जो थिंकर हैं आपके सिलेबस के हैं, इसलिए मैं इनके बारे में बता दे रहा हूँ कि ये पता चला इन्हीं की कथन, इन्हीं की अवधारणा पूछ ले तो पता चला आपको याद ही नहीं है, तो पढ़े रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो आपके ऑप्शन डी ये बुट्स महोदय है। ये बुट्स महोदय क्या कहते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। ये कहते हैं कि सामाजिक प्रतिमान वे हैं जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, व्यवस्था में सहयोग देते हैं तथा किसी विशेष स्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी करना बताते हैं। ये आपके जो है बुट्स महोदय का। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप सब ये भी समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो आपके सामाजिक प्रतिमान से संबंधित प्रश्न है ना। ठीक है, क्योंकि सामाजिक प्रतिमान की जो है कुछ आप लोग जान ही रहे हैं, कुछ ये समाज के मानदंड होते हैं जो होते हैं, इनके कुछ नियम कानून भी हैं जिनके कुछ विशेषताएं होते हैं सामाजिक प्रतिमान के। आप लोग सामाजिक प्रतिमान क्लास हालांकि मैं नहीं कराया हूँगा, लेकिन आपके सिलेबस में है, आप लोग किए होंगे, जिसमें मैं कुछ ये ध्यान दिए सामाजिक प्रतिमान की कुछ विशेषताएं क्या क्या कहते हैं। जैसे नियम जिनका पालन करने की अपेक्षा उस समाज से सभी सदस्य करते हैं, उसी को सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। और उस सामाजिक प्रतिमान में अनेक छोटे एवं बड़े नियम उपनियम बनाए जाते हैं ना समाज को चलाने के लिए। ठीक है, उसी को सामाजिक प्रतिमान। और सभी समाजों में अनिवार्य रूप से जो है कुछ ना कुछ नियम बनाए जाते हैं समाज को, चाहे सामाजिक जो है सामाजिक अस्तित्व की रक्षा करने की बात हो या उसके जो है जो पालन पोषण सामाजिक जो दबाव के कारण जो स्वाभाविक व्यवहार के अंग बन चुके हैं, जिसको आप लोग सही से करें, मतलब मानव समाज पालन करे, इसके लिए नियम बनाए गए हैं। और मानव का एक जैसे सही दिशा में पथ प्रदर्शन हो और इसका एक जो व्यवहार हो व्यक्तियों के प्रति वो सापेक्षिक रूप से परिस्थिति के समान हो, परिस्थिति के अनुकूल हो, नैतिक कर्तव्यों के भावनाओं के से जो है संबंधित हो, पालन करता हो, विकल्प उसमें होते हैं। ठीक है, सही गलत का, और व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, उनमें प्रभावित करने की क्षमता होती है। लिखित एवं अलिखित दोनों प्रकार के नैतिक नियम कानून हो सकते हैं। प्रतिमान सामाजिक, ठीक है, और सामाजिक जो है समाज के दृष्टि उपयोगिता पूरक होता है। असामाजिक प्रतिमान सामाजिक नियंत्रण के वे सघन हैं जो मानवीय व्यवहारों को नियंत्रित एवं व्यवस्थित करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सामाजिक प्रतिमान क्या चीज़ है ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, आइए आपका देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 आपका ये आ गया। प्रश्न उत्तर नंबर 5 ध्यान दीजिए, ये क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर आपका 5 कह रहा है कि फोकवेज पुस्तक के लेखक कौन है। ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न का आंसर है, फोकवेज पुस्तक के लेखक कौन है। इसको तो आप लोग सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि फोकवेज जो है बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये पुस्तक, तो ये इसका आंसर आपका देखिए, ऑप्शन ए दिया मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन बी दिया है जॉर्ज समरर, ऑप्शन सी दिया है गिलिन एवं गिलिन, ऑप्शन डी दिया है बुगवार्स महोदय। तो फोकवेज पुस्तक के लेखक आपके क्या हैं, समरर महोदय हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये जॉर्ज समरर महोदय हो जाएंगे। आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। जॉर्ज समरर जो है एक अमेरिकी समाजशास्त्री रहे हैं, आप जानते हैं, और ये 1906 में इस पुस्तक का फोकवेज का मतलब लोग क्या होता है, लोक नीतियाँ जनरीतियाँ जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसका अर्थ यही होता है फोकवेज का। ठीक है, तो ये फोकवेज आप समझ गए होंगे, जॉर्ज समरर महोदय हो गए। और आपके जो अगले राइटर हैं ये गिलिन एवं गिलिन महोदय, ऑप्शन सी। ठीक है, गिलिन महोदय जनरीतियों के बारे में क्या कहते हैं, इनका क्या विचार है, क्या अवधारणा है। ये कहते हैं जनरीतियाँ आपके गिलिन एवं गिलिन, जनरीतियाँ दैनिक जीवन के व्यवहार प्रतिमान हैं जिनका समूह में जन्म सामान्यता अचेत दशा में होता है। ठीक है, ये गिलिन एवं गिलिन की थी, आप लोग नोट कर लीजिए कि जनरीतियाँ दैनिक जीवन के व्यवहार प्रतिमान हैं जिनका समूह में जन्म समय समानता अचेत दशा में होता है, चेतन अवस्था में होता है। ठीक है, और आपके जो ऑप्शन डी हैं बोगार्ट्स महोदय, ये क्या कहते हैं जनरीतियों के बारे में, इनकी क्या अवधारणा है। ये कहते हैं समूह की जनरीतियों में लोकाचार एवं व्यवहार के सभी अन्य ढंग सम्मिलित हैं जिन्हें रुचिकर समझा जा सकता है, परंतु समूह कल्याण हेतु अनिवार्य नहीं होता। ये बोगार्ट्स महोदय की अवधारणा है। ठीक है, आपके मैकाइवर एवं पेज महोदय जो हैं
ये तो भाई सबसे फेमस प्रसिद्ध राइटर ये रहे हैं, ये ना इनके बारे में ना बताया जाए तो फिर मज़े नहीं आएगा प्रश्न का, ठीक है। सबके बारे में बता के इनकी क्या जो है अवधारणा इसके बारे में। तो मैकाइवर एवं पेज जो है ये प्रश्न ये पूछा जा चुका है, मैकाइवर एवं पेज, ठीक है। क्या इनका क्या विचार है? ये कहते हैं जनरीतियाँ समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार की प्रणालियाँ हैं, ठीक है। ये पूछा जा चुका है कि जनरीतियाँ समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार की प्रणालियाँ है, ये किसकी अवधारणा है ये, ठीक है। प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप सबके समझ में आ गया होगा। और जनरीतियों के बारे में आप लोग जान रहे होंगे ना, जनरीतियाँ क्या होती है। जनरीतियाँ देखिए जो होती है स्वतः उत्पन्न होती, ना कि इसको कोई जो है सिखाया जाता है, वंशानुगत होती है एक तरह से आपका जनरीतियाँ, ठीक है। और ये स्वीकृत व्यवहार होता है यानी अप्रूव्ड बिहेवियर जिसको बोलते हैं, और स्वतः उत्पत्ति जो है होता ही है, ठीक है। और इसमें विशिष्टता होती है, पाई जाती है, ये आनुवांशिकता हो के तहत मतलब जनरीतियाँ आती है, ठीक है। जनरीतियाँ माने लोकाचार, आप जान रहे हैं ना, जो हम लोग अपनाते हैं आपका संस्कृत कल्चर, जैसे खाना पीना, उठना बैठना ओढ़ना, ठीक है। हम सभी का अलग अलग जाति धर्म अलग अलग व्यवहार संस्कृत कल्चर उसी हिसाब से अपनी जो है करते हैं ना जनरीतियाँ, लोकाचार लोका व्यवहार, ठीक है। तो ये वंशानुगत ही पे आती है ना, हम लोग अपने जन्म से ही सीखते हैं ना। तो इसी कह रहा है ना कि सामाजिक संरचना की हिफाजत कैसे किया जाता है, जनरीति हम लोग पालन कैसे करते हैं, परंपरा का सांस्कृतिक तत्व के रूप में कैसे इसका उपयोग करते हैं। और जनरीतियाँ जो एक अमूर्त व्यवस्था है, ये भी जान लीजिए, ना कि जो मूर्त दिखती नहीं है। और ये सामाजिक संरक्षण के तहत जो है सभी जाति धर्म सभी क्या कहते हैं समाज में अपनाई जाती हैं। तो जनरीतियाँ आप लोग समझ गए होंगे जनरीतियाँ के बारे में। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो हमारे जो कुछ नए प्रतियोगी छात्र छात्राएँ जुड़े हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले प्राप्त हो जाया कि ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 आपका कह रहा है, कानून मानव प्राणियों द्वारा अपनी प्रवृत्ति एवं प्रकृति के अनुसार किए गए अनेक मूल्यांकनों में एक ही की अभिव्यक्ति है। उपरोक्त परिभाषा किसकी है? कह रहा ना, कानून मानव प्राणियों द्वारा अपनी प्रवृत्ति एवं प्रकृति के अनुसार किए गए अनेक मूल्यांकनों में एक की अभिव्यक्ति है। अच्छा, उपरोक्त परिभाषा किसकी है? तो ऑप्शन ए कह रहा है क्रोवर की, ऑप्शन बी कह रहा है ड्यूगिट की, ऑप्शन सी कह रहा है मैकाइवर एवं पेज की, ऑप्शन डी कह रहा है ऑस्टिन महोदय का। तो प्रश्न उत्तर नंबर 6 का आंसर आप लोग फटाफट बताइए। ऐसे प्रश्न का आंसर आप लोग गलत ना कीजिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और परीक्षा में पूछे जाने की संभावना भी बनी हुई है, ठीक है। खासकर हमारे पीजीटी के जो यूपी पीजीटी के जिनका परीक्षा अप्रैल में संभवतः होने वाला है, वो लोग ध्यान दें, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर का आप लोगों का 16 फरवरी का है, आप लोग भी ध्यान दें, ठीक है, ताकि आप लोगों का भी 2025 में आप सभी को एक पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हो सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 6 का देखिए आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये क्रोवर महोदय हैं, ठीक है। ये जो प्रश्न आपका कह रहा है प्रश्नानुसार क्रोवर महोदय का ये कथन है। देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया, क्योंकि कानून मानव प्राणियों द्वारा अपनी प्रवृत्ति एवं प्रकृति के अनुसार किए गए अनेक मूल्यांकनों में एक की अभिव्यक्ति है, ये कहते हैं, ठीक है। और इसके संबंधित जो है कानून से, ये जनरीतियों के कानून, ये कानून से संबंधित है बातें कही जा रही हैं, आपका लॉ से संबंधित जो संहिताबद्ध जो लॉ से सामाजिक प्रतिमानों में कानून सर्वाधिक शक्तिशाली और औपचारिक स्वरूप है, ये जान ही रहे। कानून के नियम हैं जिनके पीछे राज्य की शक्ति होती है। समनर महोदय जो आपके हैं ये संहिताबद्ध को लोकाचार कहते हैं, जबकि, ठीक है। और आप ये क्या कहते हैं, ऑप्शन बी देखिए ड्यू महोदय, ये कहते हैं आपके कि कानून आचरण के वे नियम हैं जिन्हें समान व्यक्ति सामाजिक जीवन के लाभों को उन्नत एवं संरक्षित करने हेतु पालन करना आवश्यक समझते हैं, ड्यूगिट महोदय कहते हैं। और मैकाइवर और पेज महोदय क्या कहते हैं कानून के बारे में, आप लोग इसको भी नोट कर लिए। ये कहते हैं कानून नियमों का ऐसा समूह है जो राज्य के न्यायालयों द्वारा स्वीकार होते हैं और जिनकी वे व्याख्या करते हैं तथा विशेष परिस्थितियों में उन्हें लागू किया जाता है, ठीक है। ये कहते हैं ऑस्टिन महोदय कानून से संबंधित क्या कहते हैं इसके बारे में जो है लॉ से संबंधित, ये कहते हैं कि कानून श्रेष्ठ शक्ति का निम्न शक्ति को दिया गया आदेश है,
ठीक है। अब कानून उचित अर्थ में आदेश का प्रकार है, परंतु आदेश होने के कारण प्रत्येक कानून किसी निश्चित सोच से उद्भूत होता है अथवा इसका कोई निश्चित निर्माता होता है। ये ऑस्टिन महोदय की अवधारणा है कानून को लेके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे हो, नोट करते चलिएगा जो है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को आने वाले परीक्षाओं में काफ़ी सहयोग प्राप्त होगा इस क्लास से। और ये क्लास आप लोग मिस ना कीजिए, ज़रूर देखा कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि ये आप लोगों के हित में ही है, ठीक है। मैं चाहता हूँ क्योंकि आप सभी को जिनका भी UPPGT और असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा है और इसके बाद आप लोगों की वैकेंसियाँ भी आने वाली हैं, जो नए प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं जो तैयारी में लगे हैं, पहले से ही तैयारी में लगे रहिए, क्लास वगैरह देखते रहिए, आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। ये मत मान के चलिए कि वैकेंसी आए जो है फार्म भरे तब तैयारी करें, नहीं तब तो वही हाल हो जाए कावड़ सा, जब किसी सुखानी, मतलब जब एग्जाम सर पे आ जाएगा तो पता चला है हमने तो कुछ पढ़ाई ही नहीं किया है, दैया अब क्या करें, हाय मैया अब क्या करें, जो है हमारी बहनें कहेंगी। तो ऐसी नौबत ना आए, आप लोग जो है कंटिन्यू पढ़ाई करते रहेंगे ना, तो इससे क्या है ना, जैसे परीक्षा आएगा आप लोगों को एग्ज़ाम मिलेगा, आप लोग पहली बार में ही सिलेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। और सुनाई दे रहा है कि आप लोगों का जो है LT और GIC की वैकेंसी आने वाली है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को विशेष। और आप लोगों का ये फिर एग्ज़ाम होने के बाद संभवतः शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है इससे भी आपका प्रवक्ता और TGT की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप प्रश्न नंबर 7 अभी देखिए क्या कह रहा है आपको प्रश्न नंबर 7। आइए प्रश्न नंबर 7 आपका कह रहा है कि दमनकारी और प्रतिकारी कानून की बातें समाज के लिए किसके द्वारा कही गई हैं। कौन सा, दमनकारी और प्रतिकारी कानून की बातें समाज के लिए किसके द्वारा कही गई हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी कह रहा है इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन सी कह रहा है दादा कमल मुखर्जी, ऑप्शन डी कह रहा है जॉनसन, ठीक है। तो किसके द्वारा कही गई, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो ये आपका इसका आंसर इमाइल दुर्खीम महोदय हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही इसके बारे में बता रखा है। क्या बता रखा है जो है, इमाइल दुर्खीम महोदय कहते हैं दमनकारी और प्रतिकारी कानून की बातें समाज के लिए किसके द्वारा कही गई, तो ये आपके इमाइल दुर्खीम महोदय हैं, ठीक है। और आप लोगों को ये जो प्रोफेसर किंग्सले डेविस हैं इसके बारे में इन्होंने क्या बता रखा है, आप लोग नोट करते हुए चलिए। किंग्सले डेविस महोदय की क्या अवधारणा है इसके बारे में, इनका क्या विचार क्या रहा है, ठीक है। ये कानून को 2 रूप बताते हैं आपके किंग्सले डेविस महोदय। कहते हैं एक प्रथागत कानून होता है, ठीक है। ये किंग्सले डेविस महोदय कहते हैं एक प्रथागत कानून होता है, दूसरा कहते हैं वैधानिक कानून होता है, ठीक है। ये तो प्रथागत कानून के तहत ये क्या बताते हैं आप लोग जाने रहे, ये कहते हैं प्रथागत कानून के तहत कि जो पहले था आदिम जो जनजातियाँ थी, आदिम जातियाँ थी, उसमें जो कृषक समाज थे उस आपके, उनको कानून की वो जो सामाजिक प्रथा मानदंड जो आदर्श थे वो विभिन्न प्रकार के नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया था, जो ठीक है, जो प्रथा कानून को मानते तो उसे प्रथागत कानून कहते हैं, ठीक है। जो पहले से चली आए प्रथाओं के अनुसार समाज के हित में कानून बनाए गए थे, प्रथागत कानून उसे कहते हैं। इसका ये जो है ठीक है जनरीतियों के रूप में देखते हैं, ठीक है, जिसको भारत में हम लोग हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ प्रथागत कानून के उदाहरण मान, जो मतलब जो हिंदू के नियम के अनुसार जो कानून है और जो मुस्लिम लॉ के अनुसार कुछ कानून है, आप लोग समझ ही गए हैं इसके बारे में। क्योंकि इसमें जानते हैं क्या होता, पहले के कानून में क्या होता है, बुजुर्गों की एक समिति होती थी, बड़े बुजुर्ग जो होते थे ना, और इसमें उन्हीं के जो है क्या कहते हैं पंचायत होती थी, जो न्यायपालिका के रूप में कार्यपालिका के रूप में कार्य करती थी ना प्रथागत कानून, जो ये देखा जाए अनौपचारिक रूप से अलिखित होती, इसका कोई लिखित वो नहीं होता था, ठीक है, प्रथागत कानून में जिसके तहत निर्णय दिया जाता था। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और वैधानिक कानून क्या है, जिसको जो है जटिल या आधुनिक समाजों के अंतर्गत वैधानिक कानून की प्रधानता होती, इसकी स्वरूप लिखित होती है वैधानिक कानून की, ठीक है। वैधानिक कानून लिखित होता है, आप लोग जान ही रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये इनके बारे में आपके ये जो कानून है, ये देखिए एक
ये क्या है, दमनकारी और प्रतिकारी कानून है, जिसकी जो है जब आप लोग इसका आधुनिक समाज में इमाइल दुर्खिम जो है इसको आधुनिक कानून को शाही समाज की विशेषता के रूप में बताते हैं। और औपचारिक कानून को एक औपचारिक कानून होता है जिसे कानून के रूप में फॉलो किया जाता है। अनौपचारिक कानून जैसे आपकी अनौपचारिक कानून में क्या आता है, जैसे जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, प्रथा हैं, आपके अनौपचारिक कानून होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोग समझ ही गए होंगे। और राधा कमल मुखर्जी महोदय जो हैं इनके बारे में आप लोग जान ही रहे हैं, कानून के बारे में इनका क्या रहा है। ये कहते हैं कि सामाजिक मूल्य पर काफ़ी विस्तृत कार्य किया है। कौन? ये भारतीय समाजशास्त्री हैं ना, राधा कमल मुखर्जी, जो 1889 से 1968 के बीच में रहे हैं। आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये आपके थिंकर राधा कमल मुखर्जी महोदय। ये कहते हैं कि सामाजिक मूल्य पर काफ़ी विस्तृत कार्य इन्होंने किया है। इनके द्वारा जो सामाजिक मूल्य के संबंध में इनका जो व्यक्ति इन्होंने विचार व्यक्त किया है बहुत विश्व स्तरीय माना जाता है। ठीक है, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है विश्व के लेवल में। और सामाजिक मूल्य के संदर्भ में मुखर्जी जो है 2 प्रमुख जो पुस्तकें इनकी लिखी है वो आप लोग जान ही रहे हैं। ये क्या लिखे हैं, एक मूल्यों की संरचना के कहे हैं, एक मूल्यों का संस्तरण। ठीक है, यानी कि हायरार्की ऑफ वैल्यू एक पुस्तक इनकी है। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी की हायरार्की ऑफ वैल्यू है, वो हायरार्की नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण व्यवस्थित इसी में इन्होंने बता रखा है। ये क्या बताते हैं इसमें, इनकी जो पुस्तक है क्या है राधा कमल मुखर्जी की, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू, जिसे इन्होंने राधा कमल मुखर्जी ने 1949 में लिखा है। ठीक है, ये 1949 में सन नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सन बहुत ज़रूरी होता है, मिलान वगैरह में पूछा जाता है। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, ये 1949 में। और अगली पुस्तक जो इन्होंने लिखा है क्या है, द डायमेंशंस ऑफ वैल्यू 1964। क्या है, द डायमेंशंस ऑफ वैल्यू 1964 में है ये। ठीक है, तो ये सब नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग, ताकि आने वाली परीक्षाओं में गलती ना करें। ठीक है, और ये आपके अगले जो है इन्होंने जो राधा कमल मुखर्जी हैं इनका जो कथन है एक नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जा चुका परीक्षाओं में। क्या है इनकी, इसके बारे में अवधारणा, ये कहते हैं मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं तथा लक्ष्य हैं। ठीक है, जिनका आंतरिकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो प्राकृतिक अधिमान्यताएं मानक तथा अभिलाषाएं बन जाती है। राधा कमल मुखर्जी की अवधारणा आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, और ये ऑप्शन डी जो आपके हो गए, अगले राइटर कौन होंगे, ये ऑप्शन डी। ठीक है, इनकी क्या अवधारणा है आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये जॉनसन महोदय मूल्यों, इनका क्या कथन है, ये कहते हैं मूल्यों तथा एक धारणा या एक मानक के रूप में ये बताते हैं मूल्यों को, एक धारणा है एक मानक के रूप में, और कहते हैं कि जो सांस्कृतिक हो सकता है, ये धारणा और मानक। ठीक है, ये केवल व्यक्तिगत और जिनके द्वारा वस्तुओं की एक साथ तुलना की जाती है और वे एक दूसरे के संदर्भ में शुभकार या अशुभकार की जाती है, वांछित या अवांछित, अच्छी या बुरी या कम अच्छी या कम बुरी हो सकती है, ये उचित मानी जाती है। ठीक है, ये जॉनसन के अनुसार है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे, प्रश्न उत्तर नंबर 7, क्योंकि मैंने काफ़ी विस्तार से आप लोगों को बता दिया। ठीक है, ताकि आप लोग जो है आने वाली परीक्षाओं में कन्फ्यूज ना हो, अगर यहाँ से प्रश्न बन जाता है तो आपका। तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रश्न उत्तर नंबर 8 आ गया ना ये आपका, आइए ध्यान दीजिए। 8 नंबर कह रहा है समाजशास्त्री विलियम पेरी एवं सीएम केस एवं विलियम पेरी। ठीक है, ये 2 समाजशास्त्री हैं आपके, आप लोग ध्यान दीजिए, 2 समाजशास्त्री हैं, ये एक विलियम पेरी हैं और एक क्या है, सीएम केस ने सामाजिक मूल्यों को कितने प्रकार बता रखा है। तो ऑप्शन ए करा 8 प्रकार के, ऑप्शन बी करा 7 प्रकार के, ऑप्शन सी करा 6 प्रकार के, ऑप्शन डी करा 4 प्रकार के। प्रश्न ध्यान दीजिए, समाजशास्त्री जो विलियम पेरी हैं एवं सीएम केस ने सामाजिक मूल्यों को कितने प्रकार का बता रखा। तो 8 प्रकार, 7 प्रकार, 6 प्रकार, 4 प्रकार का। तो आप लोग बताइए कितने प्रकार का बता रखा है। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आप लोग नोट करते चलिए, ऑप्शन डी। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है, 4 प्रकार के इन दोनों लोगों ने बता रखा है। ठीक है, मूल्यों को।
तो विलियम पेरी ने मूल्यों को 4 प्रकार कौन कौन से प्रकार बता रखा है, आप लोगों को नोट करना चाहे तो नोट कर लें। इन्होंने एक बताया है विलियम पेरी की, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 4 प्रकार से सकारात्मक मूल्य बताया है, और दूसरा बताया नकारात्मक मूल्य, और तीसरा बताया विकासवादी मूल्य, और चौथा अंतिम वास्तविक मूल्य बताया है। सकारात्मक मूल्य, नकारात्मक मूल्य, विकासवादी मूल्य और वास्तविक मूल्य। और आपके ये जो CM केस महोदय हैं ये, ठीक है, इन्होंने कितने प्रकार, इन्होंने भी 4 प्रकार बता रखा ना, आप लोग ध्यान दीजिए, 4 प्रकार का इन्होंने भी बता रखा। तो 4 प्रकार ये कौन कौन से बताते हैं, ये कहते हैं एक सावयवी मूल्य होता है, यानी कि जिसको ऑर्गेनिक जो है वैल्यूज कहते हैं, ठीक है। ये तो सावयवी मूल्य यानी ऑर्गेनिक मूल्य होता है जो नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जैसे आपका आग हो गया, पानी हो गया, ठीक है, ये सावयवी मूल्य के बताते हैं। और दूसरा ये बताते हैं विशिष्ट मूल्य, ठीक है, स्पेसिफिक वैल्यू बताते हैं ये। और तीसरा बताते हैं सामाजिक मूल्य, आप लोग ये भी जान रहे हैं। और चौथा ये बताते हैं सांस्कृतिक मूल्य, जो सांस्कृतिक मूल्य आप लोग जान ही रहे हैं, जिसमें कि आपके प्रतीक हो गए, सत्य होता होगा, सुंदर हो गया, ठीक है, जो आपके वो सांस्कृतिक मूल्य के तहत आते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 8 भी आप लोग समझ गए होंगे। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है आपका। ये प्रश्न उत्तर नंबर 9, ये कह रहा है क्या मूल्य निरपेक्ष समाज संभव है। ये प्रश्न नंबर 9 कह रहा है आपका क्या मूल्य निरपेक्ष समाज संभव है। तो आपका ये ऑप्शन ए कह रहा हाँ, ये हाँ नहीं है, देखिए ये हाँ नहीं, ये हाँ, ठीक है, इसको काट दीजिए, हाँ है, ठीक है। और ये कह रहा नहीं बी, और सी कह रहा स्पष्ट, और डी कह रहा अस्पष्ट। क्या मूल्य निरपेक्ष समाज संभव है, आप लोग बताइए। कॉमन सेंस लगाएंगे ना तो ऐसे प्रश्न सही कर देंगे कि हाँ क्या मूल्य निरपेक्ष समाज संभव है। हाँ, तो आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट आंसर प्रश्न उत्तर नंबर 9 का, ठीक है, कि मूल्य क्या संभव है कि नहीं। तो इसका आंसर आप सभी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे प्रश्न अगर गलत कर देंगे ना तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा आप लोगों के साथ। तो इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि ये कह रहा है क्या मूल्य निरपेक्ष समाज संभव है, तो संभव नहीं मूल्य निरपेक्ष समाज, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग समझ ही गए। पिछले जो मैं प्रश्न को आपको बताया हूँ विस्तार से, उसी में इसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। ये प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। कह रहा है कौन व्यवहार को सबसे अधिक नियंत्रित करता है। कौन व्यवहार को सबसे अधिक नियंत्रित करता है, आप लोग ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन ए करा फैशन, ऑप्शन बी करा प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी करा संस्था, ऑप्शन डी करा प्रथा। आप लोग अगर ना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि व्यवहार को कौन सबसे अधिक नियंत्रित करता है, तो ऐसे प्रश्न कॉमन सेंस के हैं, और ऐसे प्रश्न जरूर एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं सोशियोलॉजी के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अब बताइए। तो आपका अभी मैं पीछे बताया हूँ, प्रथा हो गया, प्रथा वाला, ठीक है। ऑप्शन डी नियम कानून, जो प्रथा चली आ रही है वही तो हमको जो है नियंत्रित करते हैं, ना कि फैशन प्रॉपर्टी संस्था थोड़ी नियंत्रित करेंगे। हम अपने समाज में बने हुए प्रथाओं के बंधे हुए होते हैं, ठीक है, उसी के तहत फॉलो करते हैं जो हमको नियंत्रित करता है, ठीक है, गलत करने से रोकता है और सही करने के लिए बढ़ावा देता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा, प्रश्न नंबर 11 आपका, ध्यान दीजिए आप लोग, प्रश्न उत्तर नंबर 11 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सामाजिक मूल्यों की अवधारणा किसने विकसित की है। तो आपका ऑप्शन ए मर्टन, ऑप्शन बी पार्सन्स, ऑप्शन सी राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन डी टाइनबी। तो बताइए सामाजिक मूल्यों की अवधारणा किसने विकसित की है। तो इस सबका आंसर आप लोग भन दीजिए, क्योंकि अभी मैंने इसलिए थोड़ा सा विस्तार करते हुए प्रश्नों का आया था, ताकि आप लोग ये ऑनलाइनर प्रश्न गलत ना करें। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग नोट करते चलिए। राधा कमल मुखर्जी महोदय जो हैं, इन्होंने ही सामाजिक मूल्यों की अवधारणा को विकसित किया है, ठीक है। अभी मैं पिछले प्रश्नों में विस्तार से बताया हूँ इसी बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है आपका, प्रश्न नंबर 12। ऐसा क्लास करते हैं कि ताकि प्रश्न ना भी छूटे और समय पे क्लास 1 घंटे के अंदर पूरा हो जाए कोशिश के तहत। तो प्रश्न नंबर 12 आपका कह रहा है, ये नोट करते हुए चलिए कि सामाजिक आदर्श नियमों का सामुदायिक प्रतिमान तथा संगठनात्मक प्रतिमान वर्गीकरण किसने किया है। यही कह रहा है ना कि प्रश्न नंबर 12 सामाजिक आदर्श नियमों का सामुदायिक प्रतिमान तथा संघात्मक प्रतिमान में वर्गीकरण किसने किया है।
तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी कह रहा है रॉबर्ट बीर स्टीट, ऑप्शन सी कह रहा है वुड्स, ऑप्शन डी कह रहा है डार्सन महोदय। ठीक है, डार्सन महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, रॉबर्ट बीर स्टीट महोदय हो जाएंगे। ठीक है, जो सामाजिक आदर्श नियमों का सामुदायिक प्रतिमान तथा संघात्मक प्रतिमान में वर्गीकरण किया है, ये रॉबर्ट बीर स्टीट महोदय हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपका देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13। ये 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सामाजिक मूल्य है? 13 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक मूल्य है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आप लोग गलत मत कीजिएगा। ठीक है, कॉमन सेंस का प्रश्न है, आप लोग प्रश्न को ध्यान देंगे, थोड़ा सा प्रश्न ठीक से पढ़ेंगे, विकल्प ठीक से पढ़ेंगे तो आंसर गलत नहीं करेंगे कि कौन सा सामाजिक मूल्य है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है कानून सामाजिक मूल्य है, ऑप्शन बी कह रहा है डॉक्टर के द्वारा इलाज करना सामाजिक मूल्य है, ऑप्शन सी कह रहा है ईमानदारी, ऑप्शन डी कह रहा है बड़ों को प्रणाम करना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग फटाफट बताइए। तो सामाजिक मूल्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, देखिए ईमानदारी। ठीक है, ये आपको कहीं जो है बचपन से ही मिली जाती, बचपन से ही सिखाई जाती, घर परिवार समाज हर जगह बताई जाती है ईमानदारी क्या है और गलत क्या है। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, इसमें कुछ बताने लायक तो है नहीं इस तरह ऐसे प्रश्नों में। तो ये प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है आपका ये यानी कि 14, प्रतिमान की अवधारणा समाजशास्त्र में कहाँ से आई? जो आपका ये प्रतिमान है इसकी अवधारणा समाजशास्त्र में कहाँ से आई? तो आपका ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र, ऑप्शन बी मनोविज्ञान, ऑप्शन सी इतिहास, ऑप्शन डी भूगोल। ठीक है, तो आप लोग बताइए कहाँ से आई? तो इसका आंसर सभी का सही होगा, मुझे जहाँ तक पता है आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दर्शन से। समाजशास्त्र में प्रतिमान की अवधारणा दर्शन से आई है, क्योंकि ये भी पीछे बताया ही है, प्रश्न को मैंने कराया हूँ प्रश्न में इसका। तो अगला प्रश्न क्या है आपका? 15 नंबर प्रश्न। आइए देखते हैं आपका 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ये लोग आपके सामने है 15 नंबर प्रश्न। ये क्या कह रहा है कि यह मान्यता है कि पुरुष महिलाओं की अपेक्षाकृत सशक्त है। जो ये मान्यता है कह रहा ना क्या कि पुरुष महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा सशक्त है। कौन? ये जो पुरुष है ये महिला से ज़्यादा सशक्त है, यानी कि ज़्यादा मजबूत है अपेक्षा के सख्त। तो ये किसके तहत आता है? अनुशासन के तहत, कि ऑप्शन बी मूल्य के तहत, ऑप्शन सी विश्वास के तहत, ऑप्शन डी प्रतिमान के तहत। देखिए इसमें कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, तो इसका आंसर आप लोग गलत कर ही नहीं सकते। तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्रतिमान के तहत। ये पहले से एक अवधारणा एक वो बन चुकी है, सभी जो है पुरुष मानसिकता हो गई कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं, वो देवी की रूप हैं, जो है वो असहाय होती हैं, ये होती हैं। लेकिन आज की हमारी माताएं बहनें और जो बेटियां हैं जो भी हैं जो है कोई भी असहाय और दीन दुखी नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान सबको सशक्त बराबर का हक अधिकार दे रखा है। ठीक है, चाहे वो किसी भी फील्ड में महिलाएं देखिए आज हर एक फील्ड में आगे हैं, चाहे वो साइंस के दुनिया में हो, ठीक है, या आपके मेडिकल की दुनिया में हो, या आप इंजीनियर की दुनिया में हो, या आप सोशल एक्टिविटीज़ की दुनिया में आप देख लीजिए, महिला हर क्षेत्र में मिल जाएंगी आपको। महिला पायलट मिल जाएंगी, महिला डॉक्टर मिल जाएंगी, वकील कानून के वकील मिल जाएंगी। ठीक है, मतलब कोई फील्ड ऐसा नहीं है जहां आपको हमारी माताएं और बहनें ना मिल जाएं। ठीक है, चाहे खाना बनाने से लेकर हवाई जहाज़ तक उड़ा रही हैं। ठीक है, तो इसलिए ये पहले की जो है मान्यताएं थी, यानी प्रतिमान के तहत ये माना जाता है, लेकिन आज के समय में ये गलत है। ठीक है, लेकिन ये प्रश्नानुसार जो कह रहा है आपको उसी का आंसर देना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 16, ध्यान दीजिए, प्रश्न उत्तर नंबर 16 क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 16 आपका कह रहा है नकारात्मक रूप से रूढ़ियों को कहा जाता है। जो नकारात्मक रूप से रूढ़ियाँ हैं उनको क्या कहा जाता है? आप लोग बताइए ये नकारात्मक रूप से रूढ़ियों को। तो ऑप्शन ए करा आधुनिक, ऑप्शन बी करा अनुशासित, ऑप्शन सी करा टैबू, ऑप्शन डी करा माना। तो इसका आंसर आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व करते होंगे तो ऐसे प्रश्न को आप गलत कभी कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? ये टैबू। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा, ये टैबू। आइए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है।
प्रश्न उत्तर नंबर 18 आपका ये क्या कह रहा है। आइए ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 18 आपका क्या कह रहा है। आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये सब प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं या परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसमें जितने थिंकर हैं तो आपके सभी इम्पोर्टेंट थिंकर हैं, ठीक है। देखिए जो भी थिंकर आपके ABC आप लोग देखिए सब इम्पॉर्टेंट हैं, सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। तो प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, आप लोग पहले प्रश्न को ध्यान दें, फिर उसके बाद विकल्प को ध्यान देते हैं। ये क्या कह रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। ये प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी यानी कि संस्कृत को सामाजिक विरासत यानी सोशल हेरिटेज, ठीक है, के रूप में किस समाजशास्त्री विद्वान द्वारा स्वीकृत किया गया है। अच्छा, किस समाजशास्त्री विद्वान द्वारा ये स्वीकृत किया गया है। तो आपका ऑप्शन कह रहा है ब्रूम व सेल्जनिक, ठीक है। ऑप्शन ए हो गया ब्रूम व सेल्जनिक, ऑप्शन बी हो गया हर्शकोविच, ठीक है, हर्शकोविच, ऑप्शन सी हो गया आपका E.A. हावेल, ऑप्शन डी हो गया मैलिनोव्स्की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो प्रश्न आप ध्यान दिए कह रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी यानी कि संस्कृत को सामाजिक विरासत यानी सोशल हेरिटेज के रूप में किस समाजशास्त्री विद्वान द्वारा स्वीकृत किया गया है। तो इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ब्रूम व सोल्जिक महोदय, ठीक है। ये जो हैं इन्हीं के अनुसार है, ये आप लोग नोट करते हुए चलिए। यही नहीं की अवधारणा की प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी संस्कृत को सामाजिक विरासत यानी सोशल हेरिटेज के रूप में स्वीकार करते हैं। और ये आपके इस मामले में जो हर्शकोविच महोदय हैं, इनकी क्या अवधारणा है हर्शकोविच महोदय की। ये कहते हैं कि मैन एंड हिज वर्ड्स, ठीक है, अर्थात संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ये हर्शकोविच महोदय कहते हैं कि संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यानी कल्चर इज मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वेशन, ठीक है, इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट है, कल्चर इज मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ये कहते हैं आपके कि संस्कृत पर्यावरण मानव निर्मित भाग है, यानी कि मैन एंड हिज वर्क्स, यानी कि 1948 में जो इनकी पुस्तक आई थी मैन एंड वर्क, ठीक है, उसी में कहते हैं ये। और आगे बताते हैं, ये स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि पर्यावरण जो है 2 प्रकार के हैं। ये आपके कौन कह रहा है, हर्शकोविच महोदय कह रहे हैं। ध्यान दीजिए, मैं ऑप्शन बी की बात कर रहा हूँ विस्तार, आपका ये हर्शकोविच महोदय यही कह रहे हैं क्योंकि पर्यावरण 2 प्रकार देखते हैं। कहते हैं एक प्राकृतिक या ईश्वरीय प्रदत्त है, जो दूसरा का बताते हैं जो मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण है। एक मतलब ईश्वरीय यानी प्रकृति रूप से निर्मित है, ईश्वरीय का प्रकृति रूप से नेचर मतलब नेचुरल है। दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण की बात ये करते हैं। ये कहते हैं कि जैसे सारी वस्तुएं जो मानव निर्मित होती हैं, मानव निर्मित क्या है बताइए, जैसे टेबल, कुर्सी, मेज, कपड़ा, विज्ञान, दर्शन, धर्म, नियम, अन्य हजारों वस्तुएं संस्कृत के अंतर्गत आती हैं, सब मानव निर्मित हैं, ठीक है। आपकी ये हर्शकोविच महोदय के अनुसार। ये आपका ऑप्शन सी जो है E.A. हावेल, ये क्या बताते हैं, E.A. हावेल महोदय, इनके अनुसार ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं मैन इन द प्रिमिटिव वर्ड, यानी कि ये तो इनकी होगी हावेल की, और ये आपका ऑप्शन सी E.A. हावेल की जो है ये बताते हैं। ये देखिए ये हावेल महोदय जो हैं मैन इन द प्रिमिटिव वर्ड 1949 में जो आई थी इनकी पुस्तक, इसमें ये बताते हैं कि संस्कृत को एक अनोखी घटना मानते हैं। ये आपके हावेल महोदय संस्कृत को एक अनोखी घटना मानते हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, क्या पूछा जा चुका है कि संस्कृत सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है जो किसी समाज के सदस्यों की विशेषता है, जो कि प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं है। यह कथन किसकी है, ये पूछा जा चुका है प्रश्न, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा हावेल महोदय का क्या है अवधारणा इनकी, संस्कृत सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है जो किसी समाज के सदस्यों की विशेषता है, जो कि प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं है, ठीक है, ये कहते हैं। और ये जो आपके मैलिनोव्स्की महोदय, ब्रुनिस्लाव मैलिनोव्स्की, इनके बारे में आप अच्छे जानते हैं, इनकी अवधारणा ये क्या कह रहे हैं, ये भी मैलिनोव्स्की भी पूछा जा चुका है, इनकी भी अवधारणा पूछा जा चुका है। ये कहते हैं संस्कृत मनुष्य की कृत है,
ये कहते हैं संस्कृत मनुष्यकृत, यानी संस्कृत का जो रहन सहन उठना बैठना जो कल्चर है मनुष्य ने बनाया है, ठीक है, तथा एक साधन है जिसके द्वारा वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है, इनका कहना है। और ये कहते हैं संस्कृत जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विध है, यानी कि टोटल वे ऑफ लाइफ। टोटल वे लाइफ किसकी अवधारणा है? मनुष्य की है, ये पूछा जा चुका है, मैं बता दे रहा हूँ, मतलब ध्यान दीजिएगा। और कहते हैं कि जो कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ये आपके मनुष्य महोदय के अनुसार है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 18 आप सभी के समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है आप लोगों का। आइए प्रश्न नंबर 19, ये प्रश्न नंबर 19 ये कह रहा है कि संस्कृत समाज को क्या कह रहा है, संस्कृत समाज के सदस्यों की जीवन विधि यानी वे ऑफ लाइफ है, ठीक है। संस्कृत समाज के सदस्यों की जीवन विधि वे ऑफ लाइफ है। उपयुक्त अवधारणा किस विद्वान द्वारा दी गई, यानी किस विद्वान द्वारा कही गई है, या किस विद्वान की अवधारणा है, या किस विद्वान की विचारधारा है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है राल्फ लिंटन, ठीक है। संस्कृत समाज के सदस्यों की जीवन विधि यानी वे ऑफ लाइफ किसकी अवधारणा, तो आपका ऑप्शन ए राल्फ लिंटन, ऑप्शन बी क्लूखॉन, ऑप्शन सी रेडफील्ड, ऑप्शन डी जोसेफ फिशर महोदय, ठीक है। तो किसकी हो जाएगी आप लोग बताइए, इसका आंसर भर दीजिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नोट करते हुए चलिए, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए ये क्या कह रहा है, राल्फ लिंटन महोदय, ठीक है। ये समाज, संस्कृत समाज के सदस्यों की जीवन विधि वे ऑफ लाइफ है, ये इन्हीं के राल्फ लिंटन महोदय की अवधारणा है, ठीक है। इसको नोट करते हुए आप लोग चलिएगा, जो कि और ये आपके ऑप्शन बी क्लूखॉन महोदय जो हो गए, क्लूखॉन, ठीक है। ये क्या, इनकी क्या अवधारणा है इसके बारे में, क्लूखॉन महोदय की, नोट करते हुए चलिएगा। ये कहते हैं मिरर ऑफ मैन, जो 1947 में आई है, ये इनकी प्रकाशन जो है मिरर ऑफ मैन, ठीक है। मिरर ऑफ मैन 1947। संस्कृत किसी समाज के सदस्यों का जीवन प्रतिमान या जीवन पद्धति यानी कि डिजाइन फॉर लिविंग है। ये देखिए क्लूखॉन का प्रश्न जो है बन चुका है, पूछा जा चुका है। मिरर ऑफ मैन यानी कि संस्कृत किसी समाज के सदस्यों का जीवन प्रतिमान या जीवन पद्धति डिजायर ऑफ लिविंग है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा क्लूखॉन महोदय का, ठीक है। जो है कि ये मैं आराम से बोल दे रहा हूँ, क्लूखॉन का मिरर फॉर मैन, ठीक है। ये क्या कहते हैं, नोट कर लिए, संस्कृत किसी समाज के सदस्यों का जीवन प्रतिमान है, या कह सकते हैं जीवन पद्धति यानी डिजाइन फॉर लिविंग है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। अगले ऑप्शन आपके रेडफील्ड महोदय हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि संस्कृत किसी भी समाज के सदस्यों की जीवन शैली है, यानी कि स्टाइल ऑफ लाइफ की बातें कौन करता है, आपका रेडफील्ड महोदय कहते हैं। ये सब नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है आप लोग। और आपका ऑप्शन ए डी है जोसेफ फिशर महोदय। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं संस्कृत एक पर्यावरण है। क्या कहते हैं, संस्कृत एक पर्यावरण है। देखिए मैंने चारों के चारों जो है ऑप्शन के बारे में आपको बता दिया, चारों इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट करके रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये 20 आ गया आपका, ध्यान दीजिए 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है संस्कृत कृषि संबंधी तथ्यों, ये संस्कृत कृषि संबंधी तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों तथा मानसिक तथ्यों की उपज है। अच्छा, ये कह रहा है कि संस्कृत, यहाँ से देखिए, संस्कृत कृषि संबंधी तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों तथा मानसिक तथ्यों की उपज है। उपरोक्त अवधारणा किसकी है, तो ये देखिए आपका ऑप्शन ए कह रॉबर्ट लावी महोदय, ऑप्शन बी करा मजूमदार एवं मदान महोदय, ऑप्शन सी करा डेविड विडने महोदय, ऑप्शन डी करा एडवर्ड वर्नेट टाइलर, ठीक है, यानी कि ये भी टाइलर महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, प्रश्न नंबर 20 का। तो ये आपका इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा,
ऑप्शन सी क्या है, डेविड वीडने महोदय। ठीक है, ये ऑप्शन सी नोट करते हुए चलिए, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, भूले ना। ठीक है, ये प्रश्न ये कहते हैं आपके डेविड वीडने महोदय कि संस्कृत किसी संबंधित तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों तथा मानसिक तथ्यों की उपज है। ठीक है, यानी कि संस्कृत किसी संबंधित तथ्यों, यानी कि जिसको क्या एग्रीकल्चर फैक्ट कहते हैं, प्राविधिक तथ्यों आर्ट फैक्ट्स कहते हैं, सामाजिक तथ्यों यानी सोशल फैक्ट्स कहते हैं, मानसिक तथ्यों यानी कि मेंटल फैक्ट्स बोलते हैं ये। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ आपके ये डेविड वीडने महोदय के जो आंसर समझ गए होंगे। ये आपके रॉबर्ट लॉवी महोदय जो है, ये ऑप्शन ए है ना आपका, रॉबर्ट लॉवी महोदय। ये इसके बारे में क्या, इनकी क्या राय है आपका? ये कहते हैं संस्कृत संपूर्ण सामाजिक विरासत है। ये संस्कृत बारे में कहते हैं आपके रॉबर्ट लॉवी महोदय, संस्कृत संपूर्ण सामाजिक विरासत है। नोट करते हुए चलिएगा। ये आपके बी ऑप्शन जो है मजूमदार एवं मदान महोदय, ये क्या कहते हैं कि लोगों के जीने के ढंग को संस्कृत कहते हैं। मजूम एवं मदान जो हैं आपके थिंकर, ये कहते हैं लोगों के जीने के ढंग को संस्कृत कहते हैं, यानी कि जो लोगों का उठना बैठना, रहना, खाना पीना, जो भी संस्कृत कल्चर होता है, ये जो है जो लोगों को जीवन जीने की कला है, ये संस्कृत इसी को मानते हैं आपके मजूमदार एवं मदान महोदय। ठीक है, और आप लोग टायलर महोदय को जान ही रहे हैं, एडवर्ड बर्नार्ड टायलर महोदय। ये तो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, यहाँ से प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं, आप लोगों के सिलेबस में थे ये हैं। ठीक है, क्योंकि एडवर्ड बर्नार्ड टायलर महोदय जो हैं ये सन 1832 और 1917 के बीच ये रहे हैं। और इनके जो एक पुस्तक आई थी प्रिमिटिव कल्चर 1871 में। ठीक है, इसमें इन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक से संस्कृत के बारे में बता रखा है। ठीक है, और ये कहते हैं आपके टायलर महोदय कि संस्कृत का औपचारिक जनक इन्हीं को माना जाता है। किसे? आपके एडवर्ड बर्नार्ड टायलर को संस्कृत का औपचारिक जनक के रूप में माना जाता है, ये औपचारिक जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि टायलर उद्विकासवादी हैं, जिनका जो है मानना है टायलर महोदय का कि सभी मानव प्राणियों में समान बौद्धिक संभावनाएं होती है। क्या? सभी मानव प्राणियों में समान बौद्धिक संभावनाएं होती हैं तथा समान दशाओं में मानव मस्तिष्क समान रूप में कार्य करता है। ठीक है, और टायलर महोदय को जो है मानव शास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने में अपना जो है अमूल्य योगदान दिया है। टायलर महोदय जो मानव शास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का जो योगदान रहा है टायलर महोदय का, इसलिए इन्हें टायलर महोदय को मानव शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है आपको मैंने बता दिया, जो है इनको औपचारिक जनक के रूप में, संस्कृत का औपचारिक जनक के रूप में भी माना जाता है, मानव शास्त्र का पिता के रूप में माना जाता है। ठीक है, एडवर्ड बर्नार्ड टायलर को नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और टायलर मुख्य रूप से संस्कृत की अपनी परिभाषा के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, जो अभी मैंने बताया ये ना, सभी मानव प्राणियों में समान बौद्धिक संभावनाएं होती है तथा समान दशाओं में मानव मस्तिष्क समान रूप से कार्य करता है। ठीक है, तो इस हिसाब के जैविक या वंशानुगत तथ्य मानने के स्थान पर इसे एक उपार्जित तथ्य के रूप में मानते हैं। किस रूप में? उपार्जित तथ्य के रूप में मानते हैं। क्या? ये नोट कर लीजिएगा यहाँ से पॉइंट कि संस्कृत को जैविक या वंशानुगत तथ्य मानने के स्थान पर क्या, इसके स्थान पर क्या मानते हैं? एक उपार्जित तथ्य के रूप में मानते हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो है संस्कृत को जैविक वंशानुगत के स्थान पे उपार्जित के तथ्य के रूप में कौन माना है, तो ये आपके टायलर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं ना, नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं अब लिखा रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ। ठीक है, लिखने में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम ना इस बोर्ड पे, नहीं तो मैं आप लोगों को फ्रेंड्स बहुत अच्छे से लिख कर बता देता, लेकिन क्या करूँ इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है लिखने, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ। आप लोगों को आवाज़ एकदम क्लियर तो सुनाई दे रहा होगा, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। संस्कृत वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा वे सभी क्षमताएं एवं गुण सम्मिलित हैं जिन्हें मानव समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख लिए गए होंगे, या ना लिख पाए हो तो दोबारा आप लोग जो है क्लास देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, जिनकी आप बुक नोटे कर लिए होंगे। एक प्रिमिटिव कल्चर जो 1871 में आई है, ये बार बार पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। और दूसरा है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, इनकी जो
ये जो बुक है पहली है, मैंने बता ही दिया, प्रिमिटिव कल्चर 1871, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा 1871। और जो दूसरी बुक इनकी है ये एंथ्रोपोलॉजी 1881 में आई है, नोट कर लीजिएगा ये सब, क्योंकि सन भी पूछा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप सभी के समझ में आ गया होगा जो है, क्योंकि चारों ऑप्शन, चारों राइटर तो हो गए मुझे लग रहा है। आप देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आइए प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है। 21 नंबर प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, वे सभी भौतिक तथा अभौतिक वस्तुएं जिनका निर्माण मनुष्यों ने किया है, ठीक है, सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाती है। उपरोक्त कथन किसका है? प्रश्न समझ रहे हैं ना आप लोग, कि वे सभी भौतिक तथा अभौतिक वस्तुएं जिनका निर्माण मनुष्यों ने किया है सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाता है या सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाती है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए करा हर्ष कोविस महोदय का, ऑप्शन बी करा फेयर चाइल्ड, ऑप्शन सी करा एस.सी. दुबे यानी श्यामा चरण दुबे, ऑप्शन डी करा हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। तो पहली बात आप लोग जान रहे होंगे भौतिक संस्कृत क्या होता है, अभौतिक संस्कृत क्या होता है, तो इसका आंसर अच्छे से दे देंगे। अगर नहीं जान रहे होंगे तो ये क्लास जो है आपके सिलेबस का है, तो आप लोगों को जानना चाहिए, ठीक है, भौतिक संस्कृत और अभौतिक संस्कृत क्या होता है। पहले तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या है। तो इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा, जो ये आपकी अवधारणा इन्होंने दे रखा कि वे सभी भौतिक तथा अभौतिक वस्तुएं जिनका निर्माण मनुष्यों ने किया है सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाती है। तो ये कथन आपकी यह अवधारणा या यह विचार जो है, ये विचारधारा ये किसकी? हर्ष कोविच महोदय का, ठीक है। क्योंकि ये कहते हैं वे सभी भौतिक तथा अभौतिक वस्तुएं जिनका निर्माण मनुष्य ने किया सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाती है। और अगला ऑप्शन आपके फेयर चाइल्ड महोदय हैं, इनका क्या कहना है इस मामले में, इनकी भी देख लीजिए। फेयर चाइल्ड महोदय का ऑप्शन बी, ये कहते हैं प्रतीकों द्वारा सामाजिक रूप से प्राप्त और संचालित सभी व्यवहार प्रतिमानों के लिए सामूहिक नाम ही संस्कृत है, ठीक है, ये आपके कहते हैं। और आपका ऑप्शन सी, ये श्यामाचरण दुबे, ये क्या कहते हैं आपके, सीखे हुए व्यवहार प्रकारों की उस समग्रता को जो किसी समूह को विशिष्ट यानी कि विशेष, ठीक है, किसी समूह को विशिष्ट यानी विशेष स्थान प्रदान करती है, संस्कृत की संज्ञा दी जाती है उसे, इसी को मानते हैं। और कहते हैं इनके जो है दूसरे शब्दों में ये कहते हैं किसी समूह के ऐतिहासिक विकास में जीवन यापन के जो विशिष्ट स्वरूप विकसित हो जाते हैं वे ही उस समूह की संस्कृत है, ठीक है। ये आपके समाचार दुबे महोदय का। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय, इनका क्या विचार है इस बारे में? ये कहते हैं कि संस्कृत प्राजैविक पर्यावरण, ठीक है, यानी कि प्राजैविक पर्यावरण है जो कि अजैविक अथवा भौतिक एवं जैविक पौधों एवं पशुओं के संसार से भिन्न है। ये कहते हैं जो संस्कृत प्राजैविक पर्यावरण के बारे में, यानी कि ये कहते हैं सुपर ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट की बात करते हैं। प्राजैविक पर्यावरण सुपर ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट की बात कहते हैं। और अजैविक तथा भौतिक एवं जैविक भौतिक पशुओं के संसार से भिन्न है, ये कहते हैं, ठीक है आपके। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए, बताइए क्या है। कह रहा है कि संस्कृत व्यक्तियों की भांति विचार और क्रिया का सुस्थिर प्रतिमान है। यही कह रहा आपका प्रश्न नंबर 22 कि संस्कृत व्यक्ति की भांति विचार और क्रिया का सुस्थिर प्रतिमान है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा रॉबर्ट बीरस्ट्रीट, ऑप्शन बी कह रहा रूथ बेनेडिक्ट, आपका ऑप्शन सी कह रहा सीसी नॉर्थ, ऑप्शन डी कह रहा ब्राउन होता है, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 22 है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। ये किसका कथन है, किसकी अवधारणा है? संस्कृत व्यक्ति की भांति विचार और क्रिया का सुस्थिर प्रतिमान है। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग नोट करते हुए चलिए, ऑप्शन बी, ये रूथ बेनेडिक्ट महोदय, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है आप लोगों का परीक्षाओं में, नोट करते हुए चलिए, क्योंकि संस्कृत व्यक्ति की भांति विचार और क्रिया का सुस्थिर प्रतिमान इन्हीं का है, ठीक है, ऑप्शन बी। और ये ऑप्शन ए जो आपके हो गए रॉबर्ट बीरस्ट्रीट महोदय, ये क्या कहते हैं इस मामले में? ये कहते हैं इनका जो पुस्तक आई थी द सोशल ऑर्डर 1970 में, आप लोगों को याद होगा,
रॉबर्ट बी स्टेट महोदय का अगर पढ़े हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में है तो पढ़े ना हो तो पढ़ लें, ठीक है। तो और अगर आप प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व करते हो तो भी आपको ये प्रश्न मिल ही चुका होगा। ये पुस्तक द सोशल आर्डर 1970 में आई थी। इसमें ये कहते हैं कि संस्कृत ये कहते हैं कि परिभाषा इसमें जो देते हैं ये अपनी अवधारणा, जो इनकी सर्वमान्य परिभाषा है, इन्होंने बहुत दिया संस्कृत के बारे में, लेकिन जो सर्वमान्य है वो कहते हैं कि संस्कृत वह संपूर्ण जटिलताओं जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं, ठीक है। ये रॉबर्ट बी स्टूart महोदय कहते हैं। और आपके ये सीसीनाथ महोदय इसके बारे में क्या कहते हैं, ये ऑप्शन सी, ठीक है, सीसीनाथ महोदय ये कहते हैं संस्कृत में मनुष्य द्वारा निर्मित वे उपकरण सम्मिलित हैं जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करते हैं, ठीक है। सीसीनाथ महोदय कहते हैं संस्कृत में मनुष्य द्वारा निर्मित वे उपकरण सम्मिलित है जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करते हैं। और ये ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप सब समझ गए होंगे अच्छे से। और जो ये आपका समाज में जो विशेष प्रकार के व्यवहार की प्रतिमान है जिसे जीवनविद है, जो संस्कृत के नाम से पुकारा जाता है, तो इसकी कुछ विशेषताएं होती है, आप लोग जान रहे होंगे ये, ठीक है। और आपका ये ब्राउन महोदय तो छुट्टी जा रहा है, तो ब्राउन के महोदय भी जान लीजिए थोड़ा सा। ब्राउन महोदय कहते हैं संस्कृत व्यक्तित्व का प्रतीतक पक्ष है। क्या कहते हैं, संस्कृत व्यक्तित्व का प्रतीतक पक्ष, यानी कि कल्चर इज सब्जेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। नोट कर लिए ब्राउन महोदय का कथन है संस्कृत के बारे में, कल्चर इज सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, ये कहते हैं, ठीक है। और जो इसकी विशेषताएं हैं संस्कृत में क्या हो पाया जाता है, आप जान ही रहे हैं ना। संस्कृत सीखी गई योग्यता के रूप देखा जाता है, संस्कृत सामाजिक विरासत है, संस्कृत मानव निर्मित है, संस्कृत आदर्शात्मक होती है, संस्कृत हस्तांतरित किया जा सकता है। भाई हम लोग एक दूसरे को ना अपनी संस्कृत देते हैं, अपनाते हैं ना, जो है आप देखते हैं ना, पहनावा ओढ़ावा कल्चर नकल करते हैं कि नहीं, हस्तांतरित करते हैं। संस्कृत सामाजिक होती है, सबको पता है, प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृत होती है, सही बात है। जब आप देखेंगे मुस्लिम के अलग कल्चरल संस्कृत होता है, जैनियों का अलग, सिख ईसाइयों का अलग होता है, हिंदुओं का अलग होता है, ठीक है, जो है। और संस्कृत मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ये बात सही है। उठना बैठना रहना खाना पीना जो हम लोग व्यवहार करते हैं आवश्यकता की पूर्ति करते हैं ना। संस्कृत में अनुकूलन की क्षमता होती है, संस्कृत में संतुलन एवं संगठन के रूप में देखी जाती है, संस्कृत मानव व्यक्तित्व के निर्माण में जो है मौलिकता पाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर, थोड़ा तेज चलते हैं फ्रेंड्स, नहीं तो प्रश्न छूट जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 23 आपका ये कह रहा है, किस मानव शास्त्री द्वारा कनाडा के एस्किमो जनजातियों का अध्ययन किया गया है। देखिए, कनाडा के एस्किमो जनजातियों का अध्ययन किस मानव शास्त्री यानी किस समाजशास्त्री या किस विद्वान द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ठीक है। और मैं खुदे अपनी क्लास में करा चुका हूँ, आप लोग जान ही रहे हैं इस चीज़ को, हमारी क्लास बराबर देख रहे हैं, जो पुराने छात्र छात्राएँ हैं प्रतियोगी वो सब जान रहे हैं। तो ऑप्शन ए फ्रेंच बोआस महोदय, ऑप्शन बी मार्गरेट मीड, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा रॉबर्ट लावी, ऑप्शन डी रूथ बेनेडिक्ट, ठीक है। तो कनाडा के एस्किमो जनजातियों का अध्ययन किसने किया था, इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। तो आपका इसका अध्ययन फ्रेंच बोआस महोदय ने किया है, कहा है फ्रेंच बोआस महोदय ने, ऑप्शन ए ये सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा। ये कनाडा के एस्किमो जनजातियों का इन्होंने विस्तार पूर्वक से अध्ययन किया था, क्योंकि ये अमेरिकी सांस्कृतिक मानव शास्त्री रहे हैं। आपके कौन, फ्रेंच बोआस एक अमेरिकी मानव शास्त्री रहे हैं जिन्होंने सांस्कृतिक सापेक्षवादी के बारे में अध्ययन कर रखा है, ठीक है। ये कनाडा के एस्किमो के जो जनजातियां थी वहाँ की, उसी का इन्होंने अध्ययन बहुत विस्तार पूर्वक से कर रखा है। और संस्कृत के अध्ययन की इन्होंने बहुत व्यवस्थित रूप से शुरुआत रूप से इन्होंने अध्ययन किया है। इसीलिए इन्हें जो है आपके फ्रेंच बोआस महोदय हैं, इनको संस्कृत का अकादमिक जनक माना जाता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, इनको जो है संस्कृत का अकादमिक जनक माना जाता है, क्योंकि ठीक है। और जो ये फ्रेंच बोआस महोदय रहे हैं। और बाकी ये आपके जो ये हैं अगले, ये ऑप्शन बी जो ये मार्गरेट
महोदय आपके हो गए। ऑप्शन बी मार्गरेट मीड महोदय, रॉबर्ट लाबिस महोदय और रूथ बेनेडिक्ट महोदय। ये सब के सब ये तीनों जो है आपके इन्हीं के शिष्य हैं। किसके? फ्रेंच बोस महोदय के। ये ABCD तीनों मार्गरेट मीड, रॉबर्ट लावी, रूथ बेनेडिक्ट इन्हीं के शिष्य रहे हैं। तो इनकी जो आपकी क्या कहते हैं फ्रेंच बोस महोदय की कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तक नोट कर लीजिएगा, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इनका है नंबर 1 पुस्तक है, क्या है नोट कर लीजिएगा, द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन। ये 1911 में आई थी। ठीक है, सन जरूर नोट कर लिया करिए, 1911 में आई थी। कौन सी पुस्तक? द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन, 1911। और अगली जो इनकी पुस्तक आई थी प्रिमिटिव आर्ट, 1927 में आई थी। दूसरा बुक नोट कर लीजिएगा, प्रिमिटिव आर्ट, 1927। ठीक है, देखिए मैं लिखने की कोशिश फिर भी करता हूँ, लिखते नहीं बनता आप सभी के लिए। ठीक है, 1927। और अगली बुक एंथ्रोपोलॉजी एंड मॉडर्न लाइफ, 1928 में आई थी। क्या? एंथ्रोपोलॉजी एंड मॉडर्न लाइफ, सन 1928 में आई थी। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, और जो अगली पुस्तक इनकी आई थी जनरल एंथ्रोपोलॉजी, ये 1938 में आई थी। कब? जनरल एंथ्रोपोलॉजी 1938 में आई थी। आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जो रेस, लैंग्वेज एंड कल्चर, 1940 में आई थी। क्या आई थी? रेस, ठीक है नोट कर, रेस, लैंग्वेज एंड कल्चर, 1940। देखिए यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, आई थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न जो है समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि इनकी कंसेप्ट जो था आपके फ्रेंच बोस महोदय का, इस सांस्कृतिक सापेक्षवाद यानी कल्चरल क्या कहते हैं रिलीजियन्स के तहत जाने जाते हैं, और सांस्कृतिक विशिष्टवाद या ऐतिहासिक विशिष्टवाद इन्हीं का है। ठीक है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद और सांस्कृतिक विशिष्टवाद या ऐतिहासिक विशिष्ट इन्हीं का है। ठीक है, फ्रेंच बोस महोदय का, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 24। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है। 24 कह रहा है सोशल चेंज नामक कृति किसकी है। ठीक है, ये जो सोशल चेंज नामक ये पुस्तक है, ये किसकी है? तो आपका ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन बी स्लोकिन, ऑप्शन सी आगबर्न, ऑप्शन डी रॉबर्ट बी स्टीड। तो इसका आंसर आप सभी का गलत होना ही नहीं चाहिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सोशल चेंज पुस्तक किसकी है जो है, क्योंकि ये बार बार पुस्तक पूछी गई है। और आप लोगों को जो है प्रैक्टिस सेट इसीलिए कहते हैं ना, सॉल्व किया कीजिए तो आप लोगों को हर प्रश्न मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग नोट करते चलिए, ऑप्शन सी क्या? आगबर्न। ठीक है, आगबर्न महोदय की ये पुस्तक है सोशल चेंज, क्योंकि सोशल चेंज जो है, जो आगबर्न महोदय हैं, सन 1922 में ये पुस्तक आई थी सोशल चेंज इनका, जो कि संस्कृत को 2 भागों में इन्होंने विभाजित कर रखा था आपके आगमन महोदय ने, एक भौतिक संस्कृत, एक अभौतिक संस्कृत। यानी भौतिक संस्कृत जिसको मटेरियल कल्चर कहते हैं, और भौतिक संस्कृत नॉन मटेरियल कल्चर कहते हैं। समझ गए, इसको उन्होंने 2 भागों में विभाजित कर रखा था। ठीक है, एक भौतिक और दूसरा अभौतिक। ठीक है, तो भौतिक संस्कृत की उत्पत्ति जो है भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है। ये आपको भी हमको सबको पता है, क्योंकि मनुष्य एक जैविकीय प्राणी है। ठीक है, जब जन्म लेता है तो वो जान ही रहे हैं एक जैविकीय प्राणी, तो उसको क्या पता है यहाँ कैसे क्या है। लेकिन जो है इस समाज में रह के घर परिवार नात रिश्तेदार फैमिली में सीखता है, अपने माता पिता से, यार दोस्त में, पास पड़ोस से। ठीक है, जब मनुष्य का जन्म होता है तो जब उसे भूख प्यास लगती है, उसको रहने के लिए इत्याद जो आवश्यकता होती है, इसकी पूर्ति के लिए भौतिक उपकरणों का ये निर्माण करता है। ठीक है, इन उपकरणों को किस रूप में निर्माण करता है? औजार के रूप में, हथियार के रूप में, बर्तन मकान मंदिर, बर्तन मकान मतलब रहने का एक मंदिर स्वरूप घर, ठीक है, चाहिए परिवार के एक ठीक है मंदिर के रूप में जो निवास करते हैं, और मशीन चाहिए भौतिक अर्थ में, इसको क्या कहते हैं? मूर्त रूप से। ठीक है, और इसी का जो आपके इसी बारे में देखिए आगबर्न महोदय तो कहे हैं, मैकाइवर एवं पेज आपके जो महोदय हैं ये कहते हैं, समाजशास्त्री जो मैकाइवर एवं पेज हैं आपके कहते हैं सभ्यता है, यह एक संस्कृत एक सभ्यता है। और सुरुकीन कहते हैं इंद्रिय परक संस्कृत इसे कहते हैं।
भौतिक संस्कृत अभौतिक संस्कृत को मैकाइवर में पेज एक सभ्यता कहते हैं, सुरोकिन निदेप्रक संस्कृत कहते हैं। तो भौतिक और अभौतिक संस्कृत को कौन निदेप्रक जो है संस्कृत कहता है, ये आप लोग नोट कर लिए, सुरोकिन महोदय हैं, ठीक है। क्योंकि अकबर महोदय कहते हैं कि मनुष्य ने अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो उसके मन में विचार आया, जो मनोवृत्ति आई, जो विश्वास आई, जो जनरीतियाँ, जो प्रथा इत्यादि का विकास किया, उसे हम भौतिक संस्कृत रूप में जानते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए ना, जो जनरीतियाँ हैं, जो मनोवृत्तियाँ हैं, जो विश्वास है, जो प्रथा है, अभौतिक संस्कृत। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आप सभी को पता है, और सामाजिकता की प्रवृत्ति के कारण ही वह समाज में रहने के लिए बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है मनुष्य ये भावात्मक रूप से जो संस्कृत के रूप से विकसित करता है। भावात्मक संस्कृत की बातें कौन करता है? सुरोकिन करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और अभौतिक संस्कृत की बातें कौन करते हैं? मैकाइवर एवं पेज जो है करते हैं। और भावात्मक संस्कृत की बातें कौन करते हैं? आपके पैट्रिक सुरोकिन करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये भावात्मक बातें, यह अमूर्त है जिनका कोई नाप तौल और आकार और रंग रूप नहीं होता है, ये भावात्मक रूप से ये आपके सुरोकिन कहते हैं। जिसको होता है जो इंद्रियों द्वारा जिनका स्पर्श नहीं होता है, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, जैसे, ठीक है। ये अभौतिक संस्कृत तहत आ रहा है। वो कहते हैं हमारे विचारों एवं कार्यों में जो निहित होता है। और आपके रॉबर्ट रिफ्ट क्या कहते हैं? अभौतिक संस्कृत में विचारों को सामाजिक मानदंडों को के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है, ठीक है। ये आपके अब जैसे भौतिक संस्कृत अभौतिक संस्कृत में अंतर अगर आपको करना हो तो ये पूछा जा सकता है ना। अगर आप लोग पीजी वगैरह के स्टूडेंट होंगे या मेंस वगैरह लिखना हो तो उसमें भौतिक संस्कृत में अभौतिक संस्कृत में अंतर लिखने का आ सकता है, तो क्या लिखेंगे? जैसे क्या है, भौतिक संस्कृत मूर्त होता है और भौतिक संस्कृत अमूर्त होती है, ठीक है। भौतिक संस्कृत जैसे आपका क्या हो गया, कुर्सी मेज टेबल, ठीक है, ये सब भौतिक संस्कृत आप छू सकते हैं। और भौतिक संस्कृत में अमूर्त होता है जिसको हम एहसास कर सकते हैं, ठीक है। अभौतिक संस्कृत भौतिक संस्कृत की अपेक्षा धीमी गति से परिवर्तित होती है, सही बात है। अतः वह भौतिक संस्कृत की तुलना में स्थिर होती है, एकदम सही बात है। और अभौतिक संस्कृत का संबंध मानव के आंतरिक जीवन से है, जबकि भौतिक संस्कृत का संबंध बाह्य जीवन से है। आप लोग समझ रहे हैं ना। और भौतिक संस्कृत इस अर्थ में सरल है कि कोई भी व्यक्ति उपयोगिता के आधार पर इसके नाम अथवा हानि को समझ सकता है, जबकि अभौतिक संस्कृत जो होता है इसके प्रकृति की तुलनात्मक रूप से जटिल होती है। कोई भी व्यक्ति इस बात को प्रमाणित नहीं कर सकता कि उसके विचार और विश्वास दूसरी संस्कृतियों से अच्छे हैं या बुरे हैं, ठीक है ना। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का आंसर आप समझ रहे हैं, भौतिक और अभौतिक संस्कृत। जबकि भौतिक संस्कृत की जो होता है वैकल्पिक है, यह हमारी इच्छा और साधनों पर निर्भर करता है, जबकि हम भौतिक संस्कृत के उन तत्वों को ग्रहण करें कि जिन्हें छोड़ दे, है ना। जो आपके विकल्प के रूप में कोई ग्रहण कर सकते हैं भौतिक संस्कृत और छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अभौतिक संस्कृत में ऐसा नहीं है, क्योंकि अभौतिक संस्कृत इस अर्थ में बाध्य करता है कि प्रत्येक व्यक्ति इसी अनुसार व्यवहार करने की आशा की जाती है। मतलब हम किसी के साथ वैसे व्यवहार करने का आशा करते हैं जो व्यवहार हम अपने साथ करना पसंद करते हैं भौतिक रूप से, ठीक है, अभौतिक में। तो यही है। और अभौतिक संस्कृत की अपेक्षा भौतिक संस्कृत शीघ्र ही अभौतिक संस्कृत की अपेक्षा जो भौतिक संस्कृत शीघ्र ही ग्रहण किया जा सकता है भौतिक संस्कृत, लेकिन अभौतिक ऐसा नहीं है। जबकि दो भिन्न सांस्कृतिक समूह जो संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे की भौतिक संस्कृत तत्व शीघ्र स्वीकार कर लिए जाने के बजाय प्रथाओं एवं रीति रिवाजों के अनुसार करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप देखते हैं कि जो हमारा सांस्कृतिक कल्चर है, जैसे हम किसी सांस्कृतिक कल्चर में अगर किसी के जाते हैं तो उसमें जैसे हमारे पड़ोस में कोई मुस्लिम आ गया मान लेते हैं या सिख आ गया, तो हम हिंदू हैं, जो हमारा कल्चर संस्कृत हम देखते हैं एक दूसरे का आदान प्रदान करते हैं, अरे उनके घर ये होता है तो ये अच्छा है, ऐसा किया जाना चाहिए, तो वही संस्कृति का अपनाना हो गया ना। तो और जो है भौतिक संस्कृत को ही सभ्यता यानी सिविलाइजेशन तथा भौतिक संस्कृत को ही संस्कृत कहते हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भौतिक एवं अभौतिक संस्कृत के तत्वों को जो आपके रॉबर्ट बी स्टीड महोदय हैं, इन्होंने अनेक प्रकार से समझा रखा है। क्या ये कहते हैं, जो मशीन है, यंत्र है, बर्तन है, इमारतें हैं, सड़कें हैं, पुल है, कला है, वस्तुएं हैं, वस्त्र, गाड़ियाँ, फर्नीचर, खाद्य पदार्थ, औषधियाँ इत्यादि वस्तुओं को भौतिक संस्कृत के रूप में देखते हैं,
ठीक है, इसको जानते हैं। लेकिन जो हमारे विचार हैं, आदर्श हैं, कानून हैं, नियम है, प्रथाएँ हैं, जनरीतियाँ हैं, विश्वास इत्यादि को हम अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत इसको देखते हैं, मानते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 24 भी आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी का ये 24 प्रश्न उत्तर ही थे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों को जो है परीक्षा में काफ़ी सहयोग प्रदान करेगा, और आप लोग क्लास के अंत में जो है कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया कीजिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अगर आपको किसी और टॉपिक पे क्लास चाहिए तो भी आप लोग जो है बता दीजिए कमेंट करके। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग व्हाट्सएप नंबर से बात कर सकते हैं। तो मैसेज के थ्रू, कॉल से तो बात नहीं होगी, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ। और टेलीग्राम लिंक है जो आप लोगों को मैंने चैनल पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्लास को आप लोग ज़रूर देखिए और मिस ना कीजिए, और फ्रेंड्स इस क्लास को शेयर कर दीजिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लिए जो नए लोग हैं, और एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोगों की एक लाइक ही हमारी ताकत है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप सभी का।